नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा पिछले 25 साल से भी ज्यादा समय से जर्नलिज्म में एक्टिव हैं और देश के तमाम बड़े अखबारों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके अलावा टीवी टीवी चैनल्स में, डिजिटल जर्नलिज्म में काफी सारी किताबें लिख चुके हैं। और खास तौर पे इतिहास और सिनेमा की जब बात आती है तो बहुत सारी चीजों में फैक्चुअल मिस्टेक्स होती जब भी हिस्ट्री और सिनेमा की हम बात करते हैं। तो विष्णु शर्मा जो है उन चीजों के एक्सपर्ट है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी किताबें फैक्ट चेक्स पर भी हैं, जो हिस्ट्री के भी फैक्ट चेक्स हैं। और बॉलीवुड में कई सारे लोग उनकी सलाह लेते हैं जब हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं या जो इवेंट्स पर फिल्में बनाते हैं। तो विष्णु आज हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे जो नेटफ्लिक्स पर फिल्म आने की घोषणा हुई थी, घूसखोर पंडित। पंडित है दरअसल, पंडित भी नहीं है, पंडित, घूसखोर पंडित। उसको लेके बड़ा विवाद हुआ, लोगों में नाराजगी है, खास तौर पर जो देश का ब्राह्मण वर्ग है। नेटफ्लिक्स के बाइकआउट की बातें चल रही है। आज भोपाल की खबरें देख रहा था, वहां मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। ये सारा मामला जो है विष्णु, आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जानबूझकर किया गया है? क्या मेकर्स जानते थे कि इसके बाद विवाद होगा और ये एक मुफ्त की पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, ये उस तरह का मामला है? आपने इसको कैसे देखा है? देखिए, मेकर्स ने ये तो तय है कि पब्लिसिटी के लिए किया। इससे उन्हें एक फायदा हो गया कि बच्चा बच्चा इस फिल्म को जान गया। और इसका बड़ा फायदा ये होगा कि नेटफ्लिक्स पे आएगी तो वो उन्हें कोई पब्लिसिटी करने की अब जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, तो करोड़ों रुपए बचा लिए। लेकिन आपने कहा ना क्या उन्होंने सोचा, उन्होंने यहाँ तक तो सोचा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें लगा था कि पब्लिसिटी होगी, थोड़ा बहुत केस वेस होंगे, खत्म हो जाएगा, वापस ले लेंगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन अभी आज एक बड़े पत्रकार प्रोफेसर हैं, बैठे चैनल्स पे, आनंद रंगनाथन, उन्होंने अभी एक ट्वीट लगाया। उसमें लगाया कि घूसखोर मोहम्मद, नीचे एक व्यक्ति का फोटो था, उसका नाम मोहम्मद करके कुछ था, और वो नालगोंडा में एसीबी ने, यानी जो करप्शन ब्यूरो होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसने उसको पकड़ा 20,000 की रिश्वत लेते, रेवेन्यू का ऑफिसर है। अब आप ये सोचिए कि कल को ऐसे ही होने लगा कि जो भी आएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये फिल्म, कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा, लगा दिया जाएगा घूसखोरी है। एक मेरी बगल में आंटी रहती है, उन्होंने भी गुस्से में एक मुझे मैसेज किया इस फिल्म को लेकर कि पाखंडी पीटर क्यों नहीं, ये मोहम्मद क्यों नहीं, वो ये क्यों नहीं। तो खाली मतलब बड़ा आसान, वो जो राजपाल यादव का डायलॉग था कि मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या, हर कोई आता है और बजा के चला जाता है। तो क्या वाकई मैं जातिवादी नहीं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि डायरेक्टर नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी ब्राह्मण है। मुझे ये भी पता है कि नीरज पांडे की, दर्शकों को नहीं पता है बहुत सारे, कि नीरज पांडे कितनी शानदार फिल्में दे चुके हैं, वेडनेसडे से लेकर तक, और इतनी सीरीज, फैमिली मैन से लेकर अब ये जो अभी हाल ही में तस्करी आई, मैंने देखा, मैंने उसकी तारीफ की। लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ कुछ फिल्मों में थोड़ा थोड़ा तो कुछ होता है, जिससे वो नहीं करते। प्रोड्यूसर थे उसके विक्रम बेधा के, लेकिन उन्होंने विक्रम बेधा में जो खेल किया था, ये लगा कि ये इतना मूर्ख नहीं हो सकता कोई आदमी कि भगवान शंकर जी को निशाने पे ले, वो भी इस तरह से, और वो भी किस तरह से। अब आप देखिए कि मैंने जिक्र किया था एक बार पहले भी कि जो फिल्म थी विक्रम बेधा, उसमें ऋतिक रोशन थोड़ा बड़े गुंडे होता है, और ऋतिक रोशन का जो बगल वाला होता है शाहिद हाशमी, वो थोड़ा छोटा गुंडा होता है। ऋतिक रोशन को लगता है कि अंदर में धोखा दे रहा है, तो ऋतिक रोशन उसको समझाने का स्टाइल देखिए कि क्या तुम्हें पता है कि जो भोले जी के गले में पड़ा हुआ तुमने सांप देखा है? हाँ देखा है। कि अगर वो, क्या पता है कि वो छोड़ के चला जाए भोले को सांप, तो भोले पर क्या असर पड़ेगा? या कुछ नहीं, उनको क्या असर पड़ेगा? बोले बिल्कुल, भोले को कोई असर नहीं पड़ेगा सांप छोड़ के चला जाए, लेकिन सांप पर क्या असर पड़ेगा? वो एकदम दिखता है ऐसे, बोले चील कौवे खा जाएंगे उसको। तो मैं हूं भोले और तू है सांप, ये इशारा करते हैं। आप ये सोचिए कि अब उनको देख के गली में जो लड़के होते हैं बड़े, और उनके सीनियर जूनियर लड़के होते हैं, वो यही डायलॉग बोलने लग जाए, तो उस सांप की बेचारे की क्या इज्जत रह जानी है? अब कौन है वो सांप? किसी को नहीं पता, और जिन्हें पता है वो ये मजाक उड़ा रहे हैं। आम जनमानस में तो बताया नहीं जाता कौन सांप है। वो नागराजा वासुकी है, वो नागराजा वासुकी है। श्री कृष्ण को जो यमुना पार करा रहे होते हैं, पीछे जो छत्र छाया जिनकी चलती है, वो नागराजा वासुकी, एक वरदान मिला हुआ है भारतीय परंपराओं में। और तमाम जो हमारी चीजें चली आ रही हैं हमारे सनातन में, उनको लेकर आप मजाक बना रहे हैं। और सही सवाल है कि आप घूसखोर पंडित लिख रहे हैं, घूसखोर मोहम्मद लिख सकते हैं क्या? आपकी आप में इतना दम है क्या? इतना दम दिखाए मीडिया या फिल्में वाले तो वाकई में लोग हैं। और दूसरा इसका पहलू ये है कि अब जो फिल्में आई थी गली गली चोर है और ऐसी, तो हमने ये सारे जो टाइटल आते हैं फिल्मों के पसंद आते हैं, तो न्यूज चैनल वाले भी अपना शो बेचने के लिए पीछे लगा देते हैं वॉल पे, घूसखोर पंडित। अगर कल पंडित ऑफिसर पकड़ा जाएगा, वो लगाएंगे घूसखोर पंडित। उन्हें अभी मौका मिल गया, वैसे उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब वो लगा देंगे। इससे अब क्या हो रहा है कि गली मोहल्ले के चल रहे बच्चे
बच्चों में आपस में दूसरे कास्ट के लोग या वो सब उन जो ब्राह्मण बच्चे होंगे उन पर निशाना मारेंगे। उसके चलते क्या होगा कि इनको तो अरेस्ट कर देना चाहिए। अगर जो रूल लागू होते हैं कि अगर आप इस माहौल में तनाव फैला रहे हो, ये कर रहे हो, तो कौन कौन सी, एक तो 153 है और भी धारा है, वो सब लगा के आप पता नहीं कौन कौन से नए वाले कानून में उनके तहत तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए कि आपके चलते घूसखोर मोहम्मद लिख दिया किसी ने। सोचिए अगर कल को वहां दंगा भड़क जाए इस बात पे, हो सकता है ना। तो ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और उन्हें भी जो एहसास हो रहा है वो नकली लग रहा है अभी भी। मतलब दोनों जिम्मेदार है, मैं दोनों का फैन हूँ, वाजपेयी और उनका। बिल्कुल। बावजूद तो ये है कि कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि दिल से जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, पूरा खेल जो है मार्केटिंग का और पैसे का है, पूरा खेल जो है फ्री में पब्लिसिटी बटोर लेने का है। तो इसमें ट्वीट्स में और स्टेटमेंट में कि हमने फिल्म का नाम बदल दिया है, वो नहीं है, हटा लेंगे अभी तक नहीं, अभी तक हाँ, अभी तक जो प्रमोशनल मैटर था वो सारा वापस ले लिया है, वो सारा सोशल मीडिया से वापस हटा लिया है। लेकिन हटेगा कैसे? अब तो इतना ज्यादा वो सर्कुलेट हो चुका है, चाहे वो व्हाट्सएप में हो चाहे सोशल मीडिया में, एक एक पोस्टर और एक एक जगह से तो नाम हटाने नहीं जाएंगे ना। तो वो चीज तो होगी जो वो चाहते हैं। मेरे फेसबुक पोस्ट से हटाएगा नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे तो हटा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी अधिकार नहीं है। तो कौन सा तरीका हो सबके व्हाट्सएप से गायब हो जाए, वो नहीं है। वो गूगल से सकते हैं भैया, गूगल वाला भी ढूंढेगा, एक एक लिंक को ढूंढेगा, वो तब निकालेगा कि हमने 22,000 लिंक हटा। लेकिन अभी भी कितनों पे नहीं मालूम है। गूगल भी हमेशा ऐसी जवाब देता है कि हमने जी हाँ, आपने ये जो अभी विक्रम वेदा का भी उदाहरण दिया, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम यहीं पर जैसे इसी फिल्म को लेकर आ जाएं कि घूसखोर पंडित जो है, ये जाति और धर्म के जो मामले आते हैं, ये लंबे समय जब से सिनेमा है तब से इस तरह से चीजें होती जा रही हैं, और अब लेकिन इस पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। इसकी कोई खास वजह? क्योंकि जिस तरह से पिछले 2014 के बाद से पूरा माहौल है, जिस तरह की सरकार है, जिस तरह से पूरा इस मामले में काफी सेंसिटिव हो चुकी है चीजें, जाति का और हिंदू मुस्लिम में सारे डिस्कोर्स चलते हैं। सिनेमा के लोगों को क्या अब इन चीजों को समझना चाहिए कि दर्शक और लोग पहले की तरह नहीं रह गए हैं, या फिर वो क्रिएटिविटी के फ्रीडम की बात जो है वो अपनी जगह पर बनी रहती है? देखिए, मैं इस फिल्म मेकर को तो नहीं जोड़ूंगा, इनका इस तरह का इतिहास नहीं था, एजेंडा थोड़ा थोड़ा इनका जैसे ये विक्रम वेदा में था, ये इस तरह की चीजें चलाते रहते, लेकिन ऐसा खुल के उन्हें भी अंदाज नहीं था कि वो छोटा छोटा पॉइजन देते रहते हैं कि लोगों में धीरे धीरे वो जाता रहे मैसेज, बड़ा नहीं करते थे। बड़ी फिल्में तो सारी इनकी वेडनेसडे बहुत शानदार फिल्में देखने लायक देशभक्ति के नाम पे। बिल्कुल। लेकिन हमने बात कही ना कि ऐसा क्यों होता है और क्यों करते आए। अगर आप सिनेमा को शुरू से देखें तो आजादी के बाद ही बड़ी लड़ाई थी कि इंडिया मेरा कैसा हो, माई आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है सारी। एक माई आइडिया ऑफ इंडिया है कि भाई मुसलमानों को 2 देश दे दिए तो अब तीसरा क्यों देने की तैयारी कर रहे हो। उनको जैसा हिंदू बाकी जगह रह रहा है वैसा रहना चाहिए। ये अब हिंदू मुस्लिम एक इशू है, उनको ये लगता है कि हिंदू ज्यादा ताकतवर है। दूसरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो क्या है कि अब हिंदू को हम एक साथ तो कर नहीं सकते, तो उसको पार्ट में बांट देते हैं। तो वो तमाम कुछ सच्ची कुछ झूठी कहानियां बताई गई कि इतना आप पे जुल्म हुआ, ये ठीक है, हुआ, हमने देखा, भेदभाव हुआ, हमने देखा। लेकिन मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ कि मास बड़े लेवल पे चीजें कुछ ऐसी हो रही हों, एक वर्क होता था समाज में, जैसे किले के बाहर रखा जाता था, नगर के बाहर रखा जाता था, वो सारी चीजें होती थी, और वो धीरे धीरे होती गई चीजें। जबकि हमारे यहाँ सिस्टम था कि भाई आप जाति चेंज कर सकते हैं। वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, क्षत्रिय थे, वो हुए, बहुत सारे थे। वाल्मीकि ने रामायण कैसे लिख ली। ये कहते हैं कि वेद जो है किसी के कानों में पड़ जाए दलित या स्त्री के, तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। वेद, उपनिषद, इन सबका निचोड़ गीता आई। गीता कहाँ है? महाभारत में। वो किसने? वेद व्यास ने। उनका नाम क्या? वेद। वो कौन? दलित। रामायण किसने लिखी? सीता जी घर पे किसने देखा? वो रामायण। ऋग्वेद की ऋचाएं किसने लिखी? रुद्रा, पादा, घोषा, महिलाओं के नाम है। इतनी महिलाओं ने ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी हैं, तो उनके कान में कैसे शीशा डालते थे? गर्म शीशे की तरह कैसे पिघला सकते हैं? और उन्होंने वेद सुन लिए। तो ये हजम नहीं होती थी चीजें हमारे। तो एक होता था, आप रजिया सुल्तान तो, लेकिन अब सिकंदर के साथ जो लोग आए ना उनको पढ़ो। एक युद्ध में लगभग सिकंदर हार गया था क्योंकि वह महिलाओं का शासन चलता था। उन्होंने इतनी बुरी तरह सिकंदर की सेना को हेपास्पटीज कुछ नाम दिया था उन्होंने, वो समझ में नहीं आया, वो अपने हिसाब से नामकरण करते थे यहाँ की जगहों का। तो होता था कि हिस्ट्री का गलत प्रयोग। फिर उन्हें लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया ये है आजादी के बाद कि इनको बांट दिया जाए। पहले अंग्रेज आए कि नहीं, हिंदू मुस्लिम में बांट के अपना राज किया जाए। फिर जब वो हो गया उनका सब, मुस्लिम देश भी मिल गया, बाद में वो 2 हो गए। लेकिन फिर ये हो जो यहाँ रह गए, उन्होंने सोचा क्या रहे तो कहीं हिंदूवादी शक्तियां हावी हो जाएंगी, तो क्यों ना इनको अब अलग अलग करते हैं। और वो सारी चीजों पे काम चल रहा है लगातार, और वो अलग अलग तरीके से धीमे धीमे डोज दे रहे हैं।
अब जो खुद कई लोगों ने कभी सवाल उठाया कैसे महाराणा प्रताप पे, मैंने एक रिसर्च किया था कि महाराणा प्रताप पे कितनी फिल्में जी, बनी है आजादी के बाद। ओके। तो अभी किसी बड़े उसने किसने सुनील शेट्टी ने ही सवाल उठाया ये कि क्यों नहीं बनती इन पे फिल्में। हाँ, महाराणा प्रताप पे 2 फिल्में हाँ, आजादी से पहले बड़ी बनी, राणा प्रताप और महाराणा प्रताप। लेकिन आजादी के बाद एक वो आई थी पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, जो जिसपे गाना था गाना 60 था, कुछ, हाँ, हाँ वो गाना था, फिल्म का नाम कुछ और था, चेतक था शायद या कुछ और था। वो पी जयराज बिल्कुल। उसमें हीरो थे, हीरोइन थी। उस फिल्म के बाद महाराणा प्रताप ही गायब हो गए। फिर एक सीरियल वीरियल में कुछ कभी विनोद खन्ना दिखाई दिए, फिर नहीं दिखाई दिए, फिर बच्चों का सीरियल आया। तो क्यों भाई, महाराणा प्रताप ही तो एक अकेला आदमी था जो झुका नहीं। शिवाजी तो एक ऐसे व्यक्ति थे, तो शिवाजी पे कोई आपको मूल फिल्म बड़ी नहीं दिखेगी, जबकि पहले इस तरह की फिल्म अब बन बनती रही रही है, है। अब अब बन रही है लेकिन अगले साल जी। इससे पहले कोई ना कोई वजह रही होगी ना, कोई वजह रही होगी कि भाई इन सबको दूर रखा जाए, इन सबके बारे में ये बताया जाए, इनको कोई ऐसा प्रतीक ना मिले जिससे वो करें। तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। शेखर कपूर मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे मुंबई के राजभवन में, वो ये बता रहे थे जी, कि हमारी कल्चर को हमसे दूर रखने का नुकसान ये हुआ कि बोले मैं जब छोटा था, और वो देवानंद के भांजे हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो ये भी जान लें, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म, एलिजाबेथ जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, मासूम क्या थी। तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हमें हर चीज अमेरिकन अच्छी लगती थी, हमारा अमेरिकन ब्रांड, अमेरिकन ये, मुझे बोले मुझे आज इस उम्र में आके अपने पे शर्म आती है कि मैं यूथ था तो विदेशी चीजों के लिए इतना वो लालाई था। और एक उसी उसी कार्यक्रम में सुभाष घई ने एक कहानी बताई। सुभाष घई ने कहानी बताई कि हमारी एक फिल्म थी, शायद परदेश से कोई थी, तो ये लोग वहां प्रमोशन के लिए लंदन में कहीं पे गए होंगे, शहर का नाम मैं भूल गया हूँ, विदेश में थे। और वो बोले कि वहां पे वहां की मीडिया हमारा अगले दिन जब हो गया कार्यक्रम, तो अगले दिन मजाक उड़ा रही थी कि ये सारी जो इनके साथ जो फिल्म स्टार कास्ट आई थी, खासतौर पर लड़कियां, वो सारा जो कैरी कर रही थी अपने साथ सामान, सूटकेस, ये वो ब्रांड, वो सारे विदेशी थे। बोले कि इनको इनका अपना कुछ है ही नहीं इनके पास, ये कॉपी करते रहते हैं हम ही लोगों को। तो बोले मजाक उड़ा रहे थे, मुझे उस दिन बहुत शर्म आई। बोले उस दिन मुझे बहुत शर्म आई, ये लोग हमारा, हम उनका, अमिताभ बच्चन को नाराजगी रहती है बॉलीवुड नाम पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चीजें हैं जो बहुत देर में लोगों के समझ में आती है, और ये हुआ है एक सेटन, मतलब सालों से चला रहा है कि आपको ये बताना है। जैसे अमिताभ बच्चन का आपने देखा हो, अमिताभ बच्चन जी, की एक छोटा सा सीन है, वो बहुत वायरल होता है, फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन उस फिल्म क्या है, अमिताभ, शशि कपूर और शायद राखी, तीन बैठे हुए हैं, और अमिताभ बोल रहे हैं कि अंग्रेजों ने बहुत सारे हिल स्टेशन बनाए, लेकिन एक हिल स्टेशन जो है मुगलों ने बनाया। कौन सा? कि कश्मीर। अब बताइए, कश्मीर को तो नाम की फुल फॉर्म भी पता होती है। मुझे गुस्सा तब आती है कि ऋतिक रोशन को पता नहीं है। अगर चलो उनपे कोई सीन फिल्माया जा रहा है, मैं मानता हूँ कम पढ़े लिखे हैं, कोई हाई स्कूल पास है, कोई 12th पास है हमारे हीरो, लेकिन कहीं तो सुनते होंगे ना, जरा नहीं लगा कि सांप के बारे में बोल रहा हूँ, भोले जी का सांप है, छोटा मोटा कोई आदमी नहीं होगा भाई, कुछ बड़ी बड़ी हस्ती होगी। सेम, और उसका कुछ पौराणिक परंपराएं होंगी, उसकी फीलिंग्स जुड़े होंगे। सेम अमिताभ ने नहीं सोचा कि कश्मीर मुगलों ने बसाया, हंसी नहीं आई उनको, अपने आप के बाद में बात ही होगी। तो इस तरह की जो चीजें होती थी, अब लगातार ये चीजें हो रही थी, कुछ चीजें हमारे जीवन में आ जाए। अब वो हमारे जीवन में आ गई, मान लो बोलना, मैं अभी इतनी शब्द आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें कई सारे उर्दू के शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर वही जो लोग थे वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि आपने बाबा शब्द पे बजरंग दल वाले विरोध कर रहे हैं, तो बाबा तो फारसी से आए, आप बजरंग दल वाले क्या करें? उनको एक अलग से टीचर रखना पड़ेगा हिंदी का, क्योंकि पीढ़ियां दर पीढ़ियां बर्बाद कर दी पहले हमारी, कि ये फारसी का, ये फलाने का, ठिकाने का, सब घुसड़ दी हमारे जीवन में। अब सुनिए, इनका आप सोचते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। मैं काफिर तो नहीं, जब से देखा तुझको मुझको बंदगी आ गई, लाइन है। मैं शायर तो नहीं, बिल्कुल। काफिर तो नहीं, जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। बंदगी का मतलब गुलामी। मैं काफिर नहीं, मतलब मैं हिंदू नहीं, वो हिंदू ही है, हिंदू या और भी कोई धर्म के हो सकते हैं, मैं काफिर नहीं, बावजूद मुझे गुलामी आ गई, बंदगी आ गई। अब जो ये जो अजीब सी चीजें हैं कि बंदगी का मतलब वो समझे, काफिर का मतलब वो समझे, कि ढूंढती हैं काफिर आंखें तुझको कहां। मतलब हमारी तुलना वो ऐसी शरारती आंखों से, जो गंदी चीजें हैं उनसे तुलना कर रहे हैं। हमारे लोगों को नहीं पता है बहुत सारी चीजें। मैं गाना गा रहा हूँ, बच्चा मैं पूछूंगा इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता है? नहीं पता, वो गाए जा रहे हैं। तो वो इन लोगों ने ये चालाकियां की, इस तरह के सीन जुड़वाए, मुगलों की बातें ये सब, कि भैया मुगल बड़े महान थे। महान थे तो बताते ना मुगलों को, भैया अकबर ने एक फतेहनामा जारी किया था चित्तौड़ विजय के बाद, उन्हें ये बताते। मुझे इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूर हो गया था, जोधा अकबर टाइप की फिल्में आ रही हैं, जोधा थी नहीं, बट चलो उन्होंने बनाई। सुनील शेट्टी ने सवाल उठाया, राम सेतु जैसी फिल्म वैज्ञानिक दृष्टि से बनाएगी, अगर वो प्रेम की दृष्टि से क्यों नहीं बनाई जाती, कि राम जी ने प्यार के लिए, अपने पत्नी के प्यार के लिए इतना बड़ा पुल बांध दिया, किसी ने किया दुनिया में आज तक ऐसा? वो प्रेम की निशानी है कि नहीं? वो नहीं है। लेकिन ताजमहल है जिसके लिए अकाल पड़ रहा था, लाखों मिलियंस लोग मर गए, सोचिए उस टाइम पे।
उसने वो पैसा शाहजहां ने उनको नहीं दिया, उसने ताजमहल बनवाया। आप निकाल लीजिए सारे रिकॉर्ड, कितने लोग मरे थे उसी उन्हीं सालों में। शाहजहां ने नहीं दिया, शाहजहां ने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया। इस्लाम की बात कर रहा हूं, तो लड़ाई क्या है, बहुत लंबी आइडिया ऑफ इंडिया की है, उसको फिल्मों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग। जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं फिल्मों के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जो आपने एक वर्ड यूज किया स्लो पॉइजन, एक तरीके से जो देने वाली बात आपने कही कि स्लो पॉइजन है, लेकिन सिनेमा का मूल उद्देश्य तो आज भी यही है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो आप ये मानते हैं कि एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके अलावा कुछ और उद्देश्य है इसका, जो सिनेमा बन रहा है, जो बॉलीवुड के लोग बना रहे हैं, या जो ये फिल्म आती है कि घूसखोर पंडित, ये पीछे कुछ और कहना चाह रहे हैं, एक कोई एजेंडा है? घूसखोर पंडित का तो मुझे वाकई में नहीं पता है, लेकिन अब एजेंडा कैसे मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ज्यादा मिठाई खाने से भी क्या नुकसान होता है, और मिठाई के साथ क्या होता है, जब ज्यादा मिठाई बिकने लग जाती है तो वो फिर सड़ा हुआ खोआ ये सब चलता है ना, दिवाली पे बहुत सारा पकड़ा जाता है, मावा चलता है, वो सब चलता है। लेकिन अब हम इसको फैक्चुअल बात कर लेते हैं, फैक्चुअल एक और पंडित की बात कर लेते हैं हम। मैं एजेंडाबाज पंडित कहूंगा उन्हें, विशाल भारद्वाज। हमारे मेरे फिल्म आने वाली फ्राइडे को। हाँ नीरज पांडे भी मेरे फेवरेट हैं फिल्मकार के तौर पर, विशाल भारद्वाज भी, वो जिस तरह से म्यूजिक को पकड़ते हैं, जिस तरह से कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं, कहानी को पकड़ते हैं, लेकिन बावजूद उनके क्या कुछ लिए, उनका भी आइडिया ऑफ इंडिया में बड़ी दिक्कत है, और 2 नेशनल अवार्ड शायद वो ले चुके हैं मोदी सरकार में रहते हुए। हाँ, और बावजूद उनका एजेंडा किसी की समझ में नहीं आता। मुझे तो हर फिल्म में समझ में आता है उनका एजेंडा। कोई फिल्म उठा लीजिए, आप कौन सी लेंगे, हैदर लेंगे, हैदर देखिए आपने, हैदर में तो दिख रही है। हाँ ठीक है, बिस्मिल जो गाना है नहीं, हाँ मैं एक ही करके आता हूँ। उसने जो गाना फिल्माया बिस्मिल बिस्मिल, वो कहाँ फिल्माया, वो फिल्माया वर्ल्ड के सेकंड प्राचीन मातंड मंदिर में, और अनंतनाग में वो मंदिर है। आप किसी दिल्ली की जामा मस्जिद में रावण के पुतला दहन का वीडियो शूट कर सकते हैं क्या किसी फिल्म के लिए? नहीं कर सकते। आप ताजमहल में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो हमारी पवित्र जगह है वहां तुम शैतान खड़ा कर रहे हो, गाना हो रहा है वहां पे बिस्मिल बिस्मिल। वो इतनी एएसआई को सोचना चाहिए था, सरकार थी मनमोहन सिंह और इन सबकी तो पता नहीं। उसके बाद उसे 5-7 अवार्ड मिल गए, क्योंकि मोदी नेशनल अवार्ड मोदी जी की सरकार आ गई तभी मिल गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसे काम करता है कि एंटरटेनमेंट को ऊपर रखते हैं। ये इनकी फोकस रहता है कि बेटा वैसे तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, पहले एंटरटेनमेंट करो, लोगों को जुटाओ। जैसे रैली होती है नेताओं की, भीड़ जुटाने के लिए छमिया हो गई, नाचने के लिए वो होती है बार डांसर आ गई, लोग आ गए, अब अपनी नेतागिरी के जो भी डायलॉग उन्हें पेलने उन्हें कर दीजिए। ये होता है। वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, फिल्म उनकी सारी अच्छी। बिजली का मंडोला ले जी, मटरू की बिजली का मंडोला, आपको ध्यान होगा उस फिल्म में एक किरदार एक माओ का है, पता नहीं किसका, कम्युनिस्ट का, उसको लेके मजाक चलता रहता पूरी फिल्म। आपने इतना खतरनाक आदमी जिसने हजारों लोग मरवा कटवा दिए, उस आदमी को एक फन बना दिया पिक्चर में। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज सुधरे, उस बंदे की इमेज सुधरे। जब बाबरी मस्जिद के सीन कहीं पे भी अलाउ नहीं थे चलाना, इरफान खान उन्हें देख के रो रहे हैं, बाबरी मस्जिद गिर रही है, उसके सीन वो रो रहे हैं। वो फिल्म भी 7 खून माफ। आप पंकज कपूर की मौसम ले लीजिए, 7 दंगे एक लाइन से उनकी फिल्म में दंगों पे ही हो रही है। तो ये एजेंडा नहीं है, जिस कहानी से कोई मतलब नहीं उसका, आप बनाओ ना फिर डॉक्यूमेंट्री या ऐसी फिल्म बनाओ जो उसी मुद्दे की बात कर रही है। धारा 370 कट टू कट धारा 370 पे है, राम सेतु कट टू कट राम सेतु पे है, जो साबरमती ट्रेन की जो फिल्में आई वो कट टू कट उसी विषय पे है। तो आप उस विषय को दिखाइए। जो आपको बाबरी मस्जिद के गिरने से आफत है, तो बाबरी मस्जिद पे फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? आप क्यों एक साइड में एक मुल्ले को रोते हुए दिखा देते हो, इरफान खान को? आप क्यों एक ये जो बीच में अपने माओ पे एक फिल्म ही बना दो ना, तो सारे लोग देखे बैठ के उसको कि भैया क्या फिल्म बन गई। उनकी कोई भी फिल्म ले लीजिए, लास्ट उनके बेटे ने डायरेक्ट की थी अभी जो कुत्ते कमीने का जो पार्ट आया, हाँ उसको देखिए, उसमें वो काम, उसमें जो नक्सली है लेडी वो कहा, मतलब वो कोकला सेन शर्मा एक कहानी सुना रही है कि वो ये होता है और उसका बाप जो है मोदी का निशाना सीधे सीधे पीएम की, तो पूरी कहानी सुना के ये बोलती है। तो कहानी ये है कि आपके अपने एजेंडे हैं, स्वीकार करिए, पार्टी में शामिल हो जाइए। एक फिल्मी दुनिया है, उसको क्यों आपने जगह बना रखी है कि हम वहां पे अपना एजेंडा चलाएंगे? और कोई तो आता होंगे ना, उनको ऊपर से बताते होंगे, जहां बताते होंगे देखो हमने अपना एजेंडा वहां चला दिया, नहीं करते होंगे तो वो नहीं करना चाहिए। आप सीधे सीधे बनाओ ना, जो ये लोग बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी की फिल्म बनाई नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, 370 बनाई 370 बना रहे हैं, आप बनाओ उसकी काट में बनाओ, भाई नहीं ये गलत दिखाया है तो आप इंटरव्यू दो, जवाब दो। लेकिन आप दिखाते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, बताते कुछ और हैं, और ये सब करते हैं। वो ये चलता है, आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। लेकिन इसमें उसकी होनी है जिसके पास फैक्ट है। एजेंडा प्रोपेगेंडा को कर लीजिए, फैक्ट्स सत्य जिसके साथ है वो होगा। आप कितना भी करते रहिए ये अपने एजेंडे से, ये चीजें आप पढ़ोगे नहीं, खुद इतिहास पढ़ नहीं रहे, दूसरों गलत पढ़ाते हैं और फिल्मों के जरिए भी गलत पढ़ाते हैं। तो आपने जो कहा ना एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट की चाशनी में इतनी, मतलब मेरे पास तो इतने सारे मैंने वो किया है इन फिल्मों का कि वो
शो के शो बढ़ते चले जाएंगे आपके। इन्होंने किया है, एजेंडा चलाया है, ये मानते हैं सब लोग। तो ठीक है, हम इस पर आगे बात करेंगे। आपने बहुत जो घूसखोर पंडित के बहाने जो आपने कई सारी बातें की, और आप फैक्ट्स की जो बात है हम कभी उस पर भी बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे उसमें। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को कुछ एक अलग, आपसे जो बात हुई आज, तो कुछ एक अलग सोचने का विषय भी मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, मुलाकात होती है आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।